नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए हम आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन, महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ और महत्वपूर्ण नाम की चर्चा कर चुके हैं और उसका अध्ययन भी कर चुके हैं। तो उन्हीं अध्ययन के आधार पर आइए हम देखते हैं जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न देखिए उठाया गया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं। चलेगा, आप लोग टिक करना है, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है ना। एक बार देखिए, गौर से देख लीजिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता, कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिल जाता है 84 वैष्णवों की वार्ता, तो ये समझिएगा डाउट ना है, वो ये 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन एक जगह का हमने उल्लेख किया है, ये बीएड में पूछा गया है। एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसमें 2013 का प्रश्न कलेक्ट किया गया है। तो आप लोग टिक कीजिएगा, देखिएगा, बताइएगा कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं। सभी लोग अपनी एकदम आंसर बना के रखें। हाँ, कोई समय ज़्यादा जाए ना जाए, एकदम अच्छे से कीजिए और याद भी बरकरार रहे ना। तो आपको बताना है 84 वैष्णवन की वार्ता की लेखक कौन है। फटाफट आंसर, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो चलेगा, विकल्प दिया गया है गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नंददास, छीत स्वामी, यानी छीत स्वामी। तो इसमें आपको बताना है विकल्प कौन सा सही होगा ना। आपको यहां पर स्पष्ट रूप से बताना है कि विकल्प कौन सा सही होगा। तो कितने लोगों ने क्या टिक किया है। यहां पर विकल्प होगा गोकुलनाथ, टिक होगा सही विकल्प। गोकुलनाथ कौन थे भाई, बताइएगा सभी लोग। पिछले वीडियो में हमने इस पर बहुत अच्छे से चर्चा किया था। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, हमने दोनों पर चर्चा किया था। आपके दोनों जो रचना ये हैं उन दोनों को हमने अच्छे से समझाया था और उसके बारे में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई थी। तो आप ये बताएंगे 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। हमने दोनों के बारे में अच्छे से चर्चा किया था। कौन है, यानी गोकुलनाथ दोनों के। अब आप समझिएगा गोकुलनाथ कौन। हमने आपको इसको कहाँ बताया था, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के स्रोत बता रहे थे, उसमें स्रोत में हम दो प्रकार से लिए थे, बताए थे आप लोगों को, अंतः साक्ष्य यानी एविडेंस के रूप में और बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य में इन पुस्तकों का उल्लेख किया गया था ना, इस पुस्तक का। तो अब समझिएगा कि आपसे पूछा गया 84 वैष्णवन की वार्ता, तो आप बताइए गोकुलनाथ कौन है। कोई लोग बताइए। गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। बात समझ में आ गई बातें, यानी ये पिता हैं और ये पुत्र हैं। ये विट्ठलनाथ, कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा विकल्प में गोकुलनाथ ना देकर कहीं कहीं लिखा होता गोकुलदास, तो भी समझिएगा वही बातें आ जाएंगी। कुछ जगह ऐसे प्रश्न पूछा गया है और कहीं कहीं विट्ठलनाथ ना लिखकर विट्ठलदास भी दे देता है। तो आप दोनों का नाम का मतलब एक ही समझिएगा, नाथ दास लग जाता है तो इससे डाउट में ना आइएगा। कुछ जगह ये भी लिखा आपको मिल सकता है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलदास हैं, तो आप वही गोकुलनाथ गोकुलदास का मतलब एक ही समझिएगा, गौर से ना चलेगा। तो अब आपको हमने ये बताया था अच्छे से कि जो गोकुलनाथ हैं वो विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, ठीक है ना। अब विट्ठलनाथ के बारे में हमने बताया था, विट्ठलनाथ के कितने शिष्य थे, 252। इनके 252 शिष्य थे, किसके, विट्ठलनाथ के। और हमने आपको एक चीज और बताया था, आप बताइएगा, विट्ठलनाथ के पिताजी कौन थे, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का नाम हमने बताया था आपको, वल्लभ संप्रदाय, वहीं से ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य, ठीक है ना। तो वल्लभाचार्य के कितने शिष्य हैं, 84 शिष्य हैं। तो 84 शिष्य, गौर समझिएगा। कई बार एग्जाम में कुछ जगह पूछा गया है कि वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य हैं, तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य के कुल 84 शिष्य हैं। और अगर पूछा जाएगा यहाँ विट्ठलनाथ के कुल कितने शिष्य हैं, तो आप विट्ठलनाथ के बताएंगे कितने शिष्य, 252 शिष्य। इन्हीं के आधार पर आप समझिएगा इनके क्या लगेंगे, यानी समझिएगा ये इनके दादा हैं, गोकुलनाथ के दादा वल्लभाचार्य हो गए ना, पिता के पिता। यानी अब समझे गोकुलनाथ के पिता विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य, तो याद रखेंगे। अब क्या किए हैं जो गोकुलनाथ, ये एक पुस्तक लिखते हैं अपने जो दादा यानी समझिएगा बाबा, समझ रहे बात को ना, उनके शिष्यों को ध्यान में रखकर, उनके 84 शिष्य थे, उनके नाम पर ये लिखते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता। और अपने पिता
के जो शिष्य हैं, इनके पिता के जो शिष्य हैं 252, इनके नाम पर भी लिखते हैं 252 वर्षों की वार्ता। तो बात समझ गए होंगे गौर से। चलेगा, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोनों बातें, फिर आपको मैं बता रहा हूं गौर से एकदम, कोई दिक्कत ना आए। अगर अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि ये बताइएगा कि जो मतलब अष्टछाप कवि हैं वो किस में आते हैं, कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा। अष्टछाप की स्थापना कौन किया है, अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे गौर से, सभी लोग बताइएगा गौर से। अष्टछाप की स्थापना कौन किया है, कौन किया है, कब हुई है, बताइएगा। अष्टछाप की स्थापना, कुछ प्रश्न अभी पूछे गए परीक्षाओं में, ध्यान देना है। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई है, आप कब बताएंगे, तो ये 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई है। और कौन किया है, विट्ठलनाथ ने किया है अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप की स्थापना में इन्होंने, विट्ठलनाथ ने 4 शिष्य अपने लिए हैं और 4 शिष्य अपने पिताजी के, यानी सब मिलाकर मुख्य जो बहुत महत्वपूर्ण 8 शिष्य हैं, यानी 4 शिष्य अपने और 4 शिष्य अपने पिता के, ये लेकर इन्होंने 8 कवियों को जोड़कर 8 कवियों का संकलन करके ये क्या किया, अष्टछाप की स्थापना किए हैं। किस सन में किए हैं, तो 1565 ईस्वी में। आप इसको भूलेंगे नहीं। अष्टछाप में कौन कौन आते हैं आप लोग जानते होंगे, किसी को डाउट नहीं हो ना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अष्टछाप में कौन कौन आते हैं बताइएगा सभी लोग, कौन कौन। अष्टछाप में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अगर इसी को याद करना है तो आप थोड़ा सा कुश पर कृष्ण ऐसे याद कर लीजिए, गोछी चंद, तब भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। कुश पर कृष्ण, गोछी चंद, हम आगे बताएंगे आपको और सब बातें इसे। अगर एक चीज और पूछा गया कई बार परीक्षाओं में, सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि जो विट्ठलनाथ है इनकी किसी रचना का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे। विट्ठलनाथ की जो रचना है ब्रज भाषा गद्य की रचना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस मंडन, यानी श्रृंगार रस मंडन। और एक महत्वपूर्ण रचना है यमुनाष्टक, यानी समझिएगा श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक, इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, किसकी, विट्ठलनाथ की। अब समझे, आप नोट कर सकते हैं। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या है, 84 वर्षों की वार्ता के लेखक कौन है, तो आप किसको बताएंगे, गोकुलनाथ, भूलेंगे नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलेगा। अच्छा, नंददास इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में एग्जाम में पूछा गया नंददास की रचनाएं, कोई लोग बताइएगा नंददास की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन है, चलेगा। नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पर सभी लोग, जो लोग महत्वपूर्ण है वो समझेंगे, नोट करके बताएंगे कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि उनकी रचना कौन कौन है, सभी लोग चलिएगा गौर से। बताइएगा लिख कर ही। नंददास की हमने चर्चा कर दिया है, नंददास की रचनाएं कौन है महत्वपूर्ण, सभी लोग बताइए गौर से। नंददास की हमने बताया था बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछी गई, अनेकार्थ मंजरी, ये पर्याय कोश है, यानी एक तरीके से पर्याय माने पर्यायवाची का कोश है, संग्रह है अनेकार्थ मंजरी। और एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है रास पंचाध्यायी, किसकी रचना है, किसकी, नंददास की। और इनकी रचना हमने बताया था रस मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, और हमने बताया था श्याम सगाई। तो अब समझिएगा नंददास की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं आप पहले नोट कर लें, अनेकार्थ मंजरी और रास पंचाध्यायी, ठीक है ना। और आगे है छीत स्वामी, छीत स्वामी के बारे में जानते हैं, अष्टछाप कवियों में इनका नाम उल्लिखित है छीत स्वामी का। छीत स्वामी के बारे में हमने बताया कि छीत स्वामी की जो छीत स्वामी जो हैं ये अष्टछाप कवियों में सम्मिलित हैं। और इनके बारे में बताया, छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे, क्या थे, बीरबल के पुरोहित थे। तो बात समझ जाइए गौर से, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिएगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी लोग। तो इस बात को समझ गए ना कि पहला प्रश्न में कोई डाउट किसी को नहीं है, इतनी बातें आपको बता दी गई। चलेगा, यहां देखा जाए, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, ये देखिएगा पूछा गया यूपी टेट 2013 का प्रश्न है ना, यूपी टेट 2013 में। तो सभी लोग बताइए गौर से, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। विकल्प दिया, पहला विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, चौथा है सोहनलाल द्विवेदी। देखिए सभी में द्विवेदी जुड़ा हुआ ना, द्विवेदी द्विवेदी। अब देखिए थोड़ा हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखे, हो सकता है आपको ऐसा भी मिल जाए लिखा हुआ, मतलब ऐसे द्विवेदी, तो आप उसको में डाउट में ना आए, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यानी द्विवेदी। अब आप बताइएगा द्विवेदी युग का नामकरण, अच्छा द्विवेदी युग कब से कब माना गया है, ये भी पिछले वीडियो में हमने जस्ट ही बताया था। अभी नामकरण के साथ साथ हमने जब काल विभाजन बताया, तो उस काल विभाजन में हमने आपको बताया था कि द्विवेदी युग जो है इसका अन्य नाम भी हमने बताया था। द्विवेदी युग का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, भारतेंदु युग का भी नाम बताया था, भारतेंदु काल का। जैसे हमने कहीं बताया था ना, जागरण पुनर्जागरण काल, फिर जागरण सुधार काल, याद है कि नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा। तो आइएगा, इसको हमने चर्चा भी अच्छे से किया था कि द्विवेदी युग का
नामकरण किसके नाम पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम। ठीक, ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। और ये कब से कब तक बताया गया है आपको, बताइएगा। 1900 लेकर 1918 ईस्वी तक ना, 1900 लेकर 1900 ईस्वी से लेकर, ध्यान देना है आपको, 1900 ईस्वी से लेकर कहां तक? 1918 ईस्वी तक, यहां तक बताया गया है ना, गौर समझिएगा। 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक किस नाम की चर्चा हुई है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हमने आपको बताया था पत्रिकाओं का भी कुछ नाम चर्चा किया था। अच्छा, पिछली बार अभी जो यूपी का टेट था उसमें पूछा भी गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है या क्या नामकरण किया, इसका भी प्रश्न अभी आपको मैं आगे संकलित करके दूंगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्या नाम दिया उन्होंने, क्या नाम? महावीर प्रसाद द्विवेदी के ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? तो ये बीजवपन काल हमने आपको बताया था, बीजवपन काल। बीजवपन काल, आदिकाल का नाम यही दिए है कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक विधा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? तो हमने बताया था क्या? आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। और हमने एक चीज और बताया था, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। चलेगा, यही विकल्प, यही महत्वपूर्ण चीजें हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी से कोई तात्पर्य यहाँ है नहीं, सोहनलाल द्विवेदी से भी कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये प्रश्न था यूपी टेट 2013 का ना। चलेगा, आगे देखा जाए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? यानी हिंदी गद्य हमने कोष्टक में लिखाया था, आधुनिक काल, कोष्टक में गद्य काल, विभाजन किसका था? आधुनिक काल, कोष्टक में गद्य काल, ये हमने आपको लिखाया है। तो आपके सामने विकल्प है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग। ध्यान देना, कई बार कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कुछ लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। प्रेमचंद नाम है, प्रेमचंद्र नहीं, ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं, कहते प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र नहीं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो जो आप बहुत देखते हैं ना, उपन्यास पढ़ते हैं ना, कई चीज बताते हैं ना, गोदान गबन ऐसे कहते हैं ना, तो प्रेमचंद चंद्र नहीं करेंगे, प्रेमचंद की रचना है ना, गौर से चलेगा। तो भारतेंदु युग लिखते समय ध्यान दीजिए, कई बार बच्चे ऐसे लिखते में गलतियां करते हैं तो नंबर भी कटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप प्रेमचंद्र कर देंगे तो नाम तो प्रेमचंद्र है नहीं, नाम है प्रेमचंद, तो आप प्रेमचंद ही करेंगे तो चलेगा। भारतेंदु युग यानी गद्य का सर्वप्रथम, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग, प्रेमचंद युग। तो किस युग को कहा जाएगा बताइएगा, आप लोग टिक कीजिएगा तुरंत, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सब बताया गया है पिछले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से। यहां पर होगा भारतेंदु युग, यहां पर आंसर होगा हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा जाता है, तो किसे बताएंगे आप? भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हमने लगभग आपको बताया था कब से कब तक, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक बताया गया था ना, ईस्वी है। और कहीं कहीं इसी को 1857 लिखा मिल जाता है, तो आपको डाउट नहीं होना 1850 या 1857। तो भारतेंदु युग यहीं से गद्य का प्रारंभ हो जाता है, द्विवेदी युग में सुधार आ जाता है, ठीक है। और शुक्ल युग छायावाद से रिलेटेड समझिएगा। तो ऐसे आगे बढ़ते चलते हैं, तो यहीं से आपका ये आंसर मिल गया। अच्छा, भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु युग जो है किसके नाम पर पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, कोई रचना इनकी याद है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी और टकेसर खाजा। पढ़े होंगे ना, बहुत मजा भी आया होगा पढ़ने में, अच्छा भी लगा होगा ना, दिलचस्प भी रहा होगा। अगर एक दिन में पढ़ें बहुत आसानी से घंटा में पढ़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा भी लगा होगा। तो अब समझिएगा, तो भारतेंदु और द्विवेदी के बारे में मैंने आपको बताया था, द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी, अभी यहाँ चर्चा भी हुई है, चलेगा यहाँ पर। तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। अगला देखिएगा, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास में, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ये प्रश्न टीजीटी 2016 का है, यानी टीजीटी 2016 में पूछा गया है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का क्या किया है, विवरण दिया है। तो चलेगा आपके सामने मिश्र बंधु। अच्छा बताइएगा, इन लोगों का इतिहास ग्रंथ भी थोड़ा बहुत आप लोग ना याद भी करके रखें। मिश्र बंधु क्या है, मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं, कितने लोग? 3 लोग, बहुत अच्छे। कौन कौन है आपको सूत्र भी बताएगा, कुछ पुस्तकों में थोड़ा गलत दिया हुआ है, मतलब ऐसे जो साल पेपर इत्यादि लेते हैं उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं।
उसमें मिश्र बंधु की जो रचनाएं हैं उसके प्रकाशन में भी थोड़ी बहुत त्रुटि दे दिया कहीं कहीं, तो आप सावधानी से पढ़िएगा, जो मूल पुस्तक है तो ज़्यादा सही हो जाएगा ना। तो मिश्र बंधु ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधु में मिश्र बंधु 3 भाई थे ना, कौन कौन? हमने एक सूत्र बताया था गस्सू, गस्सू, तो गस्सू से हमने कहा था याद कर लेंगे आप लोग, गस्सू न सूत्र बताया था ना जब हम पढ़ा रहे थे मिश्र बंधु विनोद की रचना में। तो मिश्र बंधु विनोद की रचना हमने क्या लिखा है? मिश्र बंधु विनोद। तो इसमें 3 भाई हैं, तीनों ने मिलकर गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, 3 नाम ध्यान दीजिएगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी किसमें? मिश्र बंधु में आते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, त्रुटि ना है। और इनकी रचना का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 4591 कवियों को लिया है, यानी 4591 कवियों का वर्णन किया है। अगला देखिएगा शिव सिंह सेंगर, इनका भी हमने बताया था। अच्छा, मिश्र बंधु विनोद का रचना काल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि मिश्र बंधु विनोद से हमने इसका काल विभाजन भी मिश्र बंधुओं का कराया है, ध्यान दीजिएगा। और मिश्र बंधु विनोद पुस्तकें कितने भागों में प्रकाशित हुई ये भी बताया। अगर पूछा जाए मिश्र बंधु विनोद जो मोटी रचना है, यानी लगभग 4, मतलब इसमें बताया टोटल 4591 कवियों या लेखकों का जो विवरण है उसमें जो ये पुस्तक कितने मतलब भागों में विभक्त है, तो आप बताएंगे 4 भागों में। तो पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था, और जो अंतिम चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1934 ईस्वी में हुआ है। यानी चौथे भाग का कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मिश्र बंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 1934 ईस्वी में। कुछ जगह गलती से 1937 लिखा, जो साल आप करते हैं ऐसी पुस्तकों में मिल जाता है, तो आप सावधानी से रहिएगा, देखिएगा उसमें गलती मत कीजिएगा ना। तो आप समझ गए होंगे। तो और पूछा जाए मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भाग है। इसको भी हमने पिछले वीडियो में बताया, अच्छे से आप देख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अगला देखिएगा शिव सिंह सेंगर, और ये भी इतिहासकार हैं। तो इनकी रचना का क्या नाम है? शिव सिंह सेंगर की इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। बहुत अच्छे, शिव सिंह सरोज। और ये हमने बताया था ये भी कब की निकली हुई रचना है? बताइए गौर से आप लोग, सभी लोग। शिव सिंह सरोज जो है कब की निकली हुई रचना है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? गौर से, हाँ एकदम, चलिए कोशिश कीजिए, लिखिए। हाँ सही तो बता रहे हैं, हाँ ठीक है। कब किया गया? हाँ बहुत अच्छे, 1883 ईस्वी ना। 1800 कब? बहुत अच्छे, 1883 बताया गया होगा आपको, 1883 ईस्वी है। यानी शिव सिंह सरोज जो है 1883 ईस्वी में निकली है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शिव सिंह सरोज जो 1883 ईस्वी में, इसमें कितने कवियों को सम्मिलित किया गया है? मैंने बताया था इस्तवार, दाला, लिटरेचर, हिंदुस्तानी, उसमें 738 कवियों का पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें केवल 72 हिंदी के हैं। और इसमें 838 कवियों को सम्मिलित किया गया, 838, यानी कितने हैं? 838 लोग हैं। तो 838 को सम्मिलित किया गया। अगले हैं रामचंद्र शुक्ल। अच्छा ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास किस पद्धति पर लिखा गया? कई बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। किस पद्धति पर? विधेयवादी। अच्छा, अगर कहा जाए विधेयवादी, हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक तो रामचंद्र शुक्ल। अगर वैसे पूछा जाए विश्व में पूरे विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताएंगे तेन को विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो लिखी गई है, किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना है। उसमें कितने लोगों को दिया गया है स्थान? कितने कवियों लेखकों को? तो 1000 कवियों लेखकों का विवरण दिया गया है, यानी 1000 कवियों लेखकों को सम्मिलित किया गया है या शामिल किया गया है। तो इस बात को समझ गए होंगे। फिर आइए अगले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में हमने बताया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया है? बताइएगा। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? टेट में कई बार पूछा गया है प्रश्न, टेट में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का क्या नाम है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। टेट में पूछा गया था, हमने बताया था। पहली बार आयोग ने आंसर कुछ दिया था, बाद में चेंज करके सही संशोधित कर दिया ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये कब निकली थी? 1888 ईस्वी में। और इसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो
जितने लेखक हैं या कवि उनका वर्णन कितना 952 लोगों को सम्मिलित किया गया। 952, ध्यान देना है, 952 लोगों को सम्मिलित किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, नादर्न जुड़ जाए तब प्रकाशन आप बताएंगे 1889 में, और नादर नहीं जुड़ा रहेगा तो आप बताएंगे 1888 में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप समझ गए। तो आप बताइए यहाँ पर किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को सम्मिलित किया है। तो आप देख रहे हैं जॉर्ज गियर्सन कितना किया, 952, तो लगभग 1000 हुए। रामचंद्र शुक्ल 1000 हुए, ये भी लगभग 1000 हो रहे हैं, 838। यही 4591, यानी 4591 का 91 का मतलब हुआ लगभग कितना, लगभग 5000। तो विकल्प ए सही होगा कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को विवरण दिया है, सम्मिलित किया। तो आप बताएंगे मिश्र बंधु ने। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। ये देखिए कई बार कई एग्जाम में पूछा गया, बस मैं इतना कि एक जगह ज़्यादा ना घेर ले, बहुत जगह पूछा गया है। एक तो टीजीटी पूछा गया है, पीजीटी में कई बार पूछा गया है, डीएसएसबी में कई बार पूछा गया है, एनबीएस देखिए 2014 में पूछा गया है, एनबीएस 2019 में पूछा गया, यानी कई बार एक प्रश्न पूछा गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। जितने लोग हैं गौर से ध्यान दीजिएगा, आप जितने लोग देख रहे हैं अच्छे से वो लोग टिक करें और विकल्प को ध्यान दें कि जिससे गलती ना हो सके। गौर से बताइएगा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो टिक कीजिए, आप क्या टिक कर रहे हैं, संस्कृत में, जर्मन में, फ्रेंच में, अंग्रेजी में। तो चलेगा, जो लोग पहले अच्छे से पढ़े बहुत अच्छे, गुड आंसर। फ्रेंच भाषा में, जो लोगों ने और कुछ टिक किया वो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो फ्रेंच विद्वान कौन है जो लिखे हैं बताइएगा, गारसा दा तासी, नाम हमने आपको अच्छे से बताया है, गारसा दा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुस्तानी, बहुत अच्छे से बताया गया था, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुस्तानी। इस ग्रंथ के लेखक या इस पुस्तक के लेखक गारसा दा तासी हैं, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और हमने बताया था बहुत अच्छे ढंग से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये बताया जा रहा है कि संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया, कट जाएगा, जर्मन भाषा में नहीं लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा नहीं गया। अंग्रेजी में एक बहुत चर्चित है, पूछा गया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। लेकिन हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में। इसके बारे में हमने बताया था, उस फ्रेंच भाषा में जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसमें कवियों की संख्या 738 है, जिसमें मात्र 72 कवि हिंदी के हैं, शेष जितने हैं उर्दू के हैं और 72 मात्र हिंदी के हैं। तो आप समझ गए, लेकिन वो आप ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, हमने केवल एक विकल्प लिया उप निरीक्षक के रूप में, कि जहां 2016 में प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु युग की या भारतेंदु काल की समय सीमा क्या है। तो हमने इसको भी पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था, तो बताइएगा आप लोग बहुत गौर से, जो लोग देखे हैं देखिए टिक कर पा रहे हैं। विकल्प पहला है, ये देखिए ईस्वी कहीं लिखा नहीं गया, ईस्वी में आप समझिएगा, इस सबको ईस्वी में समझिएगा आप लोग ना, ये सब ईस्वी में, यानी यहाँ पर जो पेपर बना था उसमें ईस्वी में नहीं ऐसे लिखा था, तो आप ईस्वी समझिए गौर से। तो ये समझिएगा यहाँ पर आप गौर से, सब में ईस्वी ही समझिएगा। 1850 से 1900, 1875 से 1965, 1789 से 1887, 1900 से 2010। तो क्या टिक करें विकल्प, गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, यही भारतेंदु युग कहा जाता है। कुछ लोग इसी को 1857 मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने बताया भी है, कुछ लोग इसी को 1857 समझ लेते हैं, तो वही बात वही आ जाए, 1850-57 लगभग चल जाएगा। तो ये कहीं कहीं 1857 दे दिया जाता है, कहीं कहीं 1850 दे दिया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यही हो गया 19वीं सदी से लेकर चल रही बात है ना। तो अब ध्यान देना है आपको कि 1850 से 1900 ईस्वी का जो समय है, इसे किस नाम से जाना जाएगा, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल के अंतर्गत हम ये विभाजन आता है, तो इसको हमने अच्छे से बताया भी है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। तो आप जानते हैं मिश्र बंधुओं ने कौन सी रचना लिखा है, मिश्र बंधु विनोद, उसमें 3 लोग हैं, अभी हमने बताया। देखिए विकल्प दिया है, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। और ये पूछा गया यूजीसी नेट जेआरएफ 2000 कितना 8 का। यानी जिस प्रश्न में कई बार वैसे ये प्रश्न पूछा गया है तो हमने एक प्रश्न को किया जिससे आप समझिएगा, यहाँ भी यही प्रश्न पूछा जा रहा है, यूजीसी नेट इत्यादि में भी प्रश्न पूछा जा रहा है जो परीक्षा करा रही सरकार। तो इसमें भी पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं। तो मिश्र बंधुओं की रचना हमने आपको बताया है। तो मिश्र बंधुओं में हमने एक सूत्र बताया था कौन कौन लोग आते हैं, गस्सू नाम से ना, गस्सू यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ध्यान देना ये कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आएंगे, यानी विकल्प यही सही होगा। कौन सा? बी, यानी कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। तो यहाँ पूछा नहीं है कौन, यानी मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो 3 लोग हो जाएंगे। सुखदेव बिहारी देखिए सा से मिल गया, श्याम बिहारी देखिए ऐसा, और गणेश बिहारी गा, यानी गणेश बिहारी मिश्र। तो आप आंसर टिक कर लिए होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो इनकी रचना भी हमने बताया था, क्या नाम रचना का है? मिश्र बंधु विनोद। चलिए आगे देखा जाए। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ध्यान दीजिए, कई लोगों ने कई भागों में बांटा है, लेकिन सामान्यतः ये प्रश्न है कि अगर आपसे कहा जाए सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जाता है या बांटा गया है, तो आप कितना बताएंगे? विकल्प देखिएगा, 2, 4, 5, 3। तो चलिए आप सभी लोग टिक कीजिएगा, सभी लोग अपना अपना विकल्प, तभी बताया जाएगा। ये देखिएगा वीडियो में पूछा गया है 2018 में, यानी वीडियो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो समझिएगा हिंदी साहित्य के अभी संबंध में कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे। वैसे प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास है कलेक्शन, लेकिन अब क्या समस्या है कि आपको बस इसका महत्वपूर्ण बातें समझाया जा सके कि कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है, इसलिए इसको मैंने अपने वीडियो के फोल्डर में सामान्य हिंदी के रूप में डाला है। अब मैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अलग एक फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग प्लेलिस्ट के अंतर्गत एक दूसरा भाग लेकर चलेंगे। उसमें ध्यान देंगे कि केवल स्पेशल के लिए अलग होगा, सामान्य के लिए अलग होगा। तो अभी तो सामान्य सबके लिए कंपलसरी था, उस बात को लेकर चले हैं, तो जिससे दोनों लोगों को लाभ हो, दोनों लोग उसके बहुत अनिवार्य रूप से देखेंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है मुख्यतः। आप लोगों ने टिक किया होगा कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग 4 टिक किए उनका सही है, और शेष 2 यहाँ कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। सामान्यता कौन कौन है, चारों का नाम बता दें आपको। जैसे समझिएगा, एक आदिकाल है सामान्यता ना, दूसरा भक्तिकाल लाजमी है जानना ना, और तीसरा रीतिकाल। ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया वर्तनी, रीतिकाल मत कहिएगा, रीतिकाल। और चौथा आधुनिक काल। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो चलिए इसको यहीं रहने दें, अगला मतलब प्रश्न जो है आगे हम देखें। तो इस प्रश्न को सभी लोग समझ लिए ना, किसी कोई डाउट? तो आप लोगों ने 8 प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर लिया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं ना। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया है, ध्यान देना है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो आप किसे बताएंगे? टिक कीजिएगा, देखिएगा, नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, सुंदरदास। तो आप टिक करें, देखें भक्तमाल के। और भक्तमाल की रचना हमने आपको बताया है, हिंदी साहित्य जब साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे बातें कि कौन कौन अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य में आते हैं, उसमें हमने इस रचनाओं का उल्लेख भी किया है, और इस रचना से महत्वपूर्ण बातें क्या है इसका भी हमने उल्लेख किया है, जिक्र किया है, बातें बताया है। तो अब टिक कीजिएगा, आप बताएंगे भक्तमाल के रचनाकार कौन है, यानी नाभादास एग्जैक्ट आंसर होंगे, सही यही है, नाभादास। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। केशवदास को नहीं। अच्छा, केशवदास को सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया था, इनकी एक पंक्ति थी, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे काफी ज्यादा, कुछ लोग गलत कर दिए थे। जानते हैं कौन सी पंक्ति थी? अलंकार के संदर्भ में पूछा गया था केशवदास को। केशवदास को आप जानते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है ना, इस बात को जानते होंगे, गौर से भूलना नहीं है ना। और एक चीज और है, केशवदास का एक उपनाम के रूप में देखा जाता है। केशवदास को क्या कहा जाता है, गौर से बताइएगा, केशवदास को क्या कहा जाता है? ये आपको गलती नहीं करना है, एकदम सही सही बता रहा है आंसर। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है ना, समझ गए? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी पंक्ति बहुत चर्चित है, केशव केसन अस्करी जस अरोही न करे, चंद्र बदन में ग्लोचनी बाबा कही कही जाए। तो ये बताते हैं पंक्ति को, समझिएगा, अब इसका अर्थ बाद में बताएंगे आपको। तो केशवदास की जो पंक्ति थी ये पूछी गई थी, भूषण बिन न विराज ही कविता बनिता मित, अलंकार के संबंध में। ये टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में प्रश्न, भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित पूछा गया था, किसकी पंक्ति है? तो कुछ लोगों ने भूषण समझकर भूषण टिक कर दिया था, तो समझिएगा वो केशवदास की पंक्ति थी। किसकी?
केशव दास की भूषण बिन्ना विराज ही कविता बनिता मित। तो बात समझ गए होंगे, भूषण दास की पंक्ति है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाभादास का आंसर टिक होगा, भक्तमाल की रचना, ठीक ना, चलेगा। अगला है प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम। ध्यान देना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे कई बार लिखा गया है। आरआरबी में पूछा गया 2008 में, आरआरबी समझ रहे हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। टीजीटी 2002 में पूछा गया है, केवीएस 2014 में पूछा गया है, पीजीटी 2002 में पूछा गया है, यानी बहुत बार प्रश्न रिपीट किया जा रहा है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है, यानी ध्यान देना ना। विकल्प दिया जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी। तो विकल्प क्या सही होगा, क्या टिक कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, गुड, यानी इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। गारसादा तासी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो गारसादा तासी की रचना भी हमने बताया, इस्तवार दाला लितरेती और हिंदुस्तानी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सेंगर की रचना का क्या नाम है, शिव सिंह सरोज। और जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ना, इसका मतलब याद भी हो गया होगा, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन लिखा है, गारसादा तासी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ये भी प्रश्न हमने बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है, ध्यान देना है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है कौन सा, हमने बताया ये एसएससी 2001 का प्रश्न है ना, गौर से ध्यान दीजिएगा। एसएससी 2001 का प्रश्न है, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, और इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प क्या होगा, भारतेंद्र युग। इसी को यहीं से स्टार्ट हो जाता है, हिंदी का सर्वप्रथम जो गद्य युग है, यहीं से हिंदी गद्य का प्रथम युग किसे कहा जाएगा, तो भारतेंद्र युग को। हमने अच्छे से बता दिया बातें। आइए अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की यानी भूमिका के रूप में लिखा गया था। देखिए रूप लिखा गया, गौर से ना, राम में बड़ाव की मात्रा है, रूप मत समझिएगा, रूप लिखा गया ना, तो किस रूप में लिखा गया है, विकल्प दिया है, हिंदी कोविद रत्नमाला के रूप में, हिंदी शब्द सागर के रूप में, हिंदी विश्वकोश के रूप में, और धर्मशास्त्र का इतिहास के रूप में। तो आप क्या बताएंगे, टिक करेंगे, गौर से समझिएगा। एक प्रश्न देखिएगा, जीआईसी 2017 में, केवीएस 2014 में पूछा गया है, यानी दो जगह हमने बताया। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, समझ रहे हैं ना, 2017 में पूछा गया है और केवीएस में पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। दोनों देखेगा, दोनों प्रश्न यानी कई बार रिपीट किए गए हैं और बहुतायत बार और पूछे गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको केवल संकेत के रूप में दे रहा हूँ कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जितने प्रश्नों का संकलन किया गया है इसको भी आप अच्छे से सॉल्व करते रहिए। तो ठीक क्या कर रहे हैं आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति के रूप में लिखा गया है, तो आप बताएंगे किस कृति में, यहाँ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। बातें समझिएगा, किस रूप में, हिंदी शब्द सागर, ध्यान देना है। हिंदी कोविद रत्नमाला नहीं होगा, हिंदी विश्वकोश नहीं होगा, धर्मशास्त्र नहीं होगा, तो यही विकल्प बी सही होगा, यहाँ ध्यान देना है आपको। तो आइए हम अगला प्रश्न अब देखते हैं ना। अगला प्रश्न संख्या 13 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बैंक क्लर्क में पूछा गया है। तो बैंक क्लर्क के प्रश्न मतलब बैंक क्लर्क का जो पेपर हुआ है 2002 में, इसमें पूछा गया था कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको आप समझिए, हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो क्या आप बताएंगे। देखिए विकल्प दिया गया है, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो चलिए आप लोग टिक कीजिएगा और देखकर बताइएगा इसको किस काल को कहा जाता है। एकदम गौर से, समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से टिक कीजिएगा और बताइएगा कि हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो बताइए गौर से एकदम। क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश, यानी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे, जानकर खुशी हो रही ना, अच्छा लगा। भक्ति काल को हमने इसको जब जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन करा रहे थे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का हमने कराया था बहुत अच्छे से। तो उस समय हमने बताया था आपको कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल घोषित किया है ना, इसको बहुत अच्छे से हमने जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, ये हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया था, ये हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। आप लोगों ने टिक कर लिया, बहुत अच्छी बातें हैं। रीतिकाल को नहीं कहा जाएगा और आदिकाल को भी नहीं कहा जाएगा, आधुनिक काल को भी नहीं कहा जाएगा। तो हिंदी का या आप किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता, तो दोनों का आंसर क्या होगा, भक्ति काल। तो डाउट कोई नहीं है ना, समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए आगे देखा जाए, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये देखिएगा, यूपीएसएससी लोअर 1 2000
19 में पूछा गया है, वही प्रश्न नीचे भी है, मतलब एक दूसरा प्रश्न है, वही परीक्षा है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान दीजिए, अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि, जयशंकर प्रसाद। चलिए टिक कीजिएगा सभी लोग, तब मैं बता रहा हूं आपको बातें। यानी अमीर खुसरो, भारतेंदु, और क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, और किसका नाम उल्लेख किया गया है? भारतेंदु, अमीर खुसरो, गंग कवि, और किसको बताया जा रहा है? यानी अंतिम में क्या दिया है? जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग बताएंगे किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो के बारे में जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद, नाम सुने ना? देखिए तूतीय हिंद समझिएगा, तूतीय हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमीर खुसरो के बारे में आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, पहले जीएस में भी अमीर खुसरो के बारे में क्या जानते हैं? चलेगा, सभी लोग बताइएगा, नोट कीजिएगा थोड़ा बहुत बातें। अमीर खुसरो के बारे में क्या जानते हैं? इनके जन्म के बारे में बताया जाता है 1253 ईस्वी इनका जन्म, और 1325 में मृत्यु, यानी 1253 से 1325, यानी 1253 से 1325। ध्यान देना है, किसका है? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के बारे में हमने बताया क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद, यानी हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है ना। अमीर खुसरो का कई बार एग्जाम में पूछा गया है जीएस में, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो कोई लोग बताएंगे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? फंस गए ना, समस्या आई। अमीर खुसरो के बारे में जानना बहुत जरूरी, कई बार हिंदी के रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। क्या है? अबुल हसन। नोट कर लीजिएगा आप लोग एकदम अच्छे से, अबुल हसन किसका नाम है? अमीर, जीएस में भी प्रश्न पूछा जाता, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं समझ में ना, कोई समस्या नहीं है ना? चलिएगा, अबुल हसन। तो अबुल हसन किसका नाम है वास्तविक? आप बताएंगे अमीर खुसरो का। अच्छा, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, या अमीर खुसरो किसके शिष्य हैं? आप लोग बताइएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जीएस में भी पूछा गया है, हिंदी में भी। अमीर खुसरो, हिंदी में भी प्रश्न पूछा है, क्योंकि हिंदी में एक साहित्यकार के रूप में आते हैं ना। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है, या अमीर खुसरो किसके शिष्य हैं? तो निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के जो गुरु हैं वो निजामुद्दीन औलिया हैं। एक पंक्ति कई बार पूछी गई है अमीर खुसरो के संदर्भ में, कि पंक्ति किसकी है? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश, या कहीं कहीं मिलता है चहुओर। तो गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुओर या चहुदेश, पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की। और पूछा गया किसके मृत्यु पर लिखा गया है? तो बताया जाता अमीर खुसरो ने लिखा है अपने गुरु की मृत्यु पर। बताया जाता अमीर खुसरो अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे कि जब उनके गुरु की मृत्यु हुई तो इतना विलाप किए कि तब तक रोते रहे जब तक इनकी भी मृत्यु नहीं हो जाती है। ये था इनमें गुरु शिष्य के बारे में संबंध या प्रेम। तो अमीर खुसरो के बारे में हमने बता दिया, इनका क्या नाम? अवास्तविक अबुल हसन, इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। अच्छा, अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि कौन दिया है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि जलालुद्दीन ने दिया था। बात समझ रहे हैं? जलालुद्दीन, नाम सुने हैं? जलालुद्दीन, अमीर की उपाधि जो है जलालुद्दीन ने दिया था। ठीक है ना? किसको? अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि कौन दिया है? जलालुद्दीन ने। गौर समझिएगा, अमीर एक तरीके से उपाधि है इनकी। तो ध्यान दीजिएगा, यह बताया जाता है जो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली का आदि कवि। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर बताया जाता है 11 राजाओं का आरोहण देखा है। यानी बताया जाता है अमीर खुसरो जो हैं दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली की गद्दी पर 11 राजा कैसे उस पर गद्दी पर बैठते हैं, कैसे उतरते हैं, इसका भी उल्लेख बताया जाता है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और ध्यान दीजिएगा, इतिहास के विद्वान जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। महाकवि किसे कहा जाएगा? अमीर खुसरो। लेकिन कौन कह रहा है? इतिहास के विद्वान हैं, यानी इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। अच्छा, एक आग इनकी जो पहेलियां बुझनियां हैं उसे कहा। अच्छा, खुसरो को अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि कौन माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। इनकी पहेलियां एक आपको मुकर्रियां बुझा रहे हैं, आप लोग बुझकर बताइएगा, जरा गौर देखिएगा। तो क्या आप बता सकते? कह रहे हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका बुझने का क्या होगा? जिसे बुझौगल आप कहते हैं ना, इसका होगा आकाश। ठीक, कहीं और सुने होंगे, एक अनोखा गिरह बनाया, ऊपर नींव नीचे घर छाया। और कह रहे हैं
क्या? वामे ना बिल्ली बंधन घने, कहो खुसरो घर कैसे बने। बताइए, घोषला इसका होगा। तो आप समझिएगा गौर से, आपको जो बातें बताई जा रही हैं। अच्छा, जो अमीर खुसरो का समय नगेंद्र 1255 से 1324 बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। और शुक्ल की बातें भी वही आती हैं। और इनके बारे में और एक पंक्ति कई बार पूछी गई, किसकी पंक्ति? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। और कह रहे हैं, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका होगा आंसर दिया और बत्ती। तो ठीक है, कुछ बात समझ गए होंगे। जैसे हमने एक पंक्ति बता दिया, गोरी शोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूं देश। तो ये पंक्ति किसकी है? किसकी है? अमीर खुसरो की। तो बात समझ गए होंगे। भारतेंदु के बारे में आप जानते होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताने कोई जरूरत नहीं है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत की मूल, पंक्ति समझ गए। गंग कवि के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण रचना है गंग कवि के बारे में। गंग कवि के बारे में संदर्भ में आप क्या जानते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़ा इस पर चर्चा हमने इसलिए कर दिया कि आप इनको जानना चाहिए गंग कवि के बारे में। तो आप क्या जानते हैं गंग कवि के बारे में, या बताएंगे? गंग कवि के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है। हो सकता है कुछ लोग पहली बार नाम सुन रहे हो गंग कवि के बारे में। तो बताइए, गंग कवि के बारे में क्या जान रहे हैं आप लोग? ध्यान से बताइएगा। गंग कवि, गंग कवि को कोई हाथी से कुचलवाया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई बताए? गंग कवि को कोई हाथी से कुचलवा दिया था। वो कौन कुचलवाया था, ये बताइएगा। कौन कुचलवाया था? नूरजहां। नूरजहां का नाम सुने होंगे ना? नूरजहां। नूरजहां ने गंग कवि को हाथी से कुचलवा दिया था। क्यों? इसका कोई कारण बताएगा? क्यों नूरजहां ने ईर्ष्या बस, जलन बस गंग कवि को हाथी से कुचलवा दिया था? चलिए आप बताइएगा, क्यों कुचलवाया था? कुछ कारण तो बताया जाता है। गंग कवि ने शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा में, खुर्रम जानते होंगे कौन है, पता नहीं कोई जरूर, खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था। उसी छंद के ईर्ष्या बस बताया जाता है कि नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया। और बताया जाता है कि जो गंग कवि है बीरबल के बाल सखा हैं और रहीम दास के विशेष कृपा पात्र हैं। यानी बीरबल के बाल सखा हैं, यानी दोस्त समझेगा, जिसे लंगोटिया यार समझेगा ना, बाल मित्र। तो बाल सखा हैं कौन? बीरबल के, गंग कवि। और बताया जाता है जो रहीम दास हैं उसके, उनके कृपा पात्र हैं। और गंग कवि का जो अंतिम छंद है वो पंक्ति बोलते हैं, कबहुन भणुआ रण चढ़े, कबहुन बाजी बंग, सरस सभा प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ये तो चलेगा, बात समझ गए होंगे गंग कवि के बारे में। और अगला जयशंकर प्रसाद जानते हैं, छायावाद के स्तंभ के रूप में कहे जाते हैं चतुररत्नम में। तो आप बताइएगा यहाँ पर आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप भारतेंदु को टिक करेंगे। अमीर खुसरो को हमने बताया खड़ी बोली का आदि कवि। तो आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता किसको कहेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्लियर? आगे आइए, आ जाए, देखा जाए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी वही प्रश्न वैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, इनकी रचना हिंदी इतिहास का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल के, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास ना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी भी रचना बताए हैं। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? राम कुमार वर्मा के, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगले क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका हमने 3 इतिहास बताया था। आप लोग बताएंगे कौन कौन? जैसे एक यही हिंदी साहित्य की भूमिका, तो यही विकल्प सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो 3 रचनाएं बताए, तीनों को याद रखिएगा। देखिए वही पूछा गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अब इनके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ चर्चाएं हो चुकी। रामविलास शर्मा के बारे में जानते होंगे, इनको आगे बताएंगे हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? देखिए LT 2018 में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो हमने काल विभाजन में देखा है रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण कर रहे हैं ना। तो हमने ये भी बताया जो पहला नामकरण है इसे आदिकाल, कोष्टक में वीरगाथा काल, तो हमने बताया आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है। वैसे बताए हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? चलिए आप फटाफट टिक कीजिए, बताइएगा। कोई लोग पेज नहीं पलटेंगे जो पीछे लिखे हैं ना। अच्छा देखिए, पन्ना पलट रहे हैं, कोई लोग नहीं, एकदम नहीं। हाँ चलिए गौर से, हाँ समझ बातें आ रही ना। पेज नहीं पलटना चाहिए, एकदम नहीं। चलिए किसी का आई कांटेक्ट में रहिए, ठीक है चलेगा। अब बताइएगा आप लोग भी टिक करके, आप लोग भी बताइए कौन सा? श्रृंगार काल नहीं, अलंकृत काल नहीं, रीतिकाल, रीतिकाल यही सी विकल्प सही होगा। रीतिकाल, मध्यकाल भी नहीं। अब समझिएगा प्रश्न, हमने आपको बताया था रामचंद्र शुक्ल का चार विभाजन ना। तो 4 विभाजन में क्या क्या बताया? 4 भागों में। एक पहले मैंने बताया था आदिकाल कोष्टक में वीरगाथा काल, फिर हमने बताया था पूर्व मध्यकाल कोष्टक में भक्ति काल, फिर हमने बताया था उत्तर मध्यकाल, देखिए वही है, कोष्टक में रीतिकाल, फिर आधुनिक काल कोष्टक में गद्य काल। तो बात समझ गए होंगे। चलिए इतने प्रश्न हो गए, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मतलब मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? ये ध्यान देना है, आपसे पूछा गया है
टेट 2017 में, तो ध्यान देना एक बार आपको प्रश्न संख्या 17 और 18 में जो यूपी की परीक्षा होती है उसमें देखिए अंग्रेजी का हिंदी में कैसे अनुवाद किया जाता है, गौर से ध्यान दीजिएगा, देखिए पकड़ में आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है मॉडर्न वर्नाक्यूलर, देखिए वर्नाक्यूलर। अब यहाँ देखिए द छोड़ दिया है, जो टाइप हुआ, जो पेपर छप कर आया है। ध्यान देना है यूपी 2017 का टेट, और ध्यान देना है ये प्रश्न जो पूछा गया सुपर टेट 2021 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में, उसमें लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। देखिए लिटरेचर, आप यहाँ लिटरेचर, यहाँ लिटरेचर, तो दोनों की टाइपिंग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप अपना कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर सही टिक कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना गौर से? हो सकता है कई बार ऐसी टाइपिंग हो जाती है जो समस्याएं सामने खड़ी कर देती है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसे, क्योंकि यूपी का पेपर में ऐसी समस्याएं कुछ आपको देखने को मिल रही, तो ध्यान दीजिएगा। एक बार वही प्रश्न कर रहा मॉडर्न वर्नाक्यूलर, तो दा नहीं लगाया है, और वर्नाक्यूलर में देखिए रा को यहाँ कर दिया है ऐसे ही, और लिटरेचर किया। दूसरी बार देखिए वर्ना में रेफरा उड़ंतुआरा जिसे कहते हैं, और लिटरेचर में नीचे ये लगा रहा है और यहाँ दा जोड़ दे रहा है, तो ध्यान दोनों यूपी का ही पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न, ध्यान देना हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कौन लिख रहा है, तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो आप किसको बताएंगे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये आंसर टिक होगा, सही होगा, आपको बताया भी गया है बहुत अच्छे से ना। तो किसकी रचना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कई बार कुछ अब्राहम नहीं लिखता है, जॉर्ज ग्रियर्सन लिख देता, तो भी आप वही टिक करेंगे। सुनीत कुमार चटर्जी होंगे नहीं, गारसा दत्ताशी होंगे नहीं, धीरे। और ये भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो आयोग ने आंसर की दिया था गारसा दत्ताशी को दे दिया था, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर जो बच्चे या जो लोग ध्यान दे रहे हैं, जो लोग अभी हिंदी साहित्य को पहली बार गौर से ध्यान दे रहे हो, ध्यान दें, अगर पहली बार जो आयोग ने आंसर की दिया है उसको पेपर जो पहली बार लोगों ने आंसर की निकाल दिया था उसमें अगर गारसा दत्ताशी आंसर दिया तो आप सावधानी के साथ संशोधन कर लीजिएगा। गारसा दत्ताशी नहीं होंगे, पहली बार आयोग ने आंसर गारसा दत्ताशी को दिया था, इसको मैं बहुत ध्यान से दे रहा हूँ, सावधानी रखिएगा। और बाद में आंसर को चेंज करके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को टिक किया, यानी गारसा दत्ताशी की कौन सी रचना है तब, तो इस्तवार दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले गारसा दत्ताशी हैं, जो फ्रेंच विद्वान हैं, इनका इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है 2021 में सुपर टेट में जो पूछा गया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे तभी इसको कर पाएंगे। पहला विकल्प दे रहा है, इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। क्या ये बात सही है? आपको हमने अभी बताया था कितने कवियों को स्थान दिया गया है इसमें, 952 कवियों को, 5000 जिसमें उल्लेख होने बताया 4591 कवियों का वर्णन किया गया ना, 4591 कवियों का, किसमें, लेकिन मिश्र बंधु विनोद में, तो इसमें होगा नहीं तो विकल्प कट जाएगा। बात समझ गए होंगे। अगला है, इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों को स्थान दिया गया, ऐसा नहीं है, हिंदी उर्दू के कवियों को स्थान दिया गया गारसा दत्ताशी में, इसमें केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया, इसको ध्यान देंगे। बात समझ में आ गई, ये भी विकल्प यहाँ कट जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया, ऐसा नहीं, पिछले वीडियो में काल विभाजन में हमने बताया था कितनी लंबी श्रृंखला हमने दे दिया था, अच्छे से देखिएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी विकल्प नहीं सही होगा। अब ध्यान देना है, कवियों और लेखकों का कालानुक्रम यानी कालानुक्रम अनुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया, यही विकल्प सही होगा, यानी विकल्प नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, 18 प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही होगा। आगे देखा जाए अगला प्रश्न, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो ध्यान दिए, इसको भी हमने लिखाया बहुत अच्छे ढंग से। 1917 पूछा गया है, डीएसएसबी पीजीटी, तो डीएसएसबी जानते होंगे, केंद्रीय ना, केंद्रीय क्या, केंद्रीय परीक्षा दिल्ली ना, दिल्ली केंद्रीय परीक्षा, डीएसएसबी पीजीटी में पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, प्रकाशन वर्ष 1917 ये होगा नहीं, लिखाया गया 1918 ये भी नहीं होगा, 1919 ये भी, 1929 यही होगा, हमने इसको अच्छे से बताया है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, जो पूछा गया आश्रम पद्धति 2012 में पूछा गया, मिश्र बंधु विनोद जो रचना है, किसकी रचना है, मिश्र बंधुओं की, कितने भागों में प्रकाशित है, तो ये हमने आपको अच्छे से बताया, कितने भागों में, कितने भागों में, गलत आंसर, गलत आंसर, हमने आपको बताया था ये 4 भागों में प्रकाशित है, कहीं विकल्प दिख रहा है, विकल्प नंबर बी, 4 भागों में। तो हमने बताया था 2 बार प्रकाशित हुआ है, क्या क्या, एक 1913 में, 1913 में 3 भागों का प्रकाशन हुआ है, और 1934 में चौथे भाग का प्रकाशन। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है
कि मिश्र बंधु विनेत के चौथे भाग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, तो 1934 में हुआ है। हमने बताया कुछ पुस्तकों में थोड़ा सावधान रहिएगा, उसमें 1937 लिख दिया है, जिसे सावधानी के साथ आप लोग गलत टिक मत कीजिएगा। तो 1934 पुस्तकों का मतलब जो साल पेपर इत्यादि आ रहे हैं उसको मैं नहीं चर्चा कर रहे ना, तो जिसको आप ध्यान देंगे। तो 1934 में चौथे भाग का प्रकाशन हुआ है और 1913 में पहला, दूसरा, तीसरा, 3 भागों का। तो कुल मिलाकर कितने हैं, 4 भाग। बात समझ में आ गई, यहाँ गलती आप नहीं करेंगे। तो चलिएगा, आज इतने ही प्रश्न। वीडियो जो आपका है, यानी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसको ध्यान दीजिएगा। इस वजह से आपको आज इतने ही प्रश्नों का श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, एक एक कालों को लेकर क्रम से इतना सॉल्व कर लिए, जिससे आप इनके महत्व को समझ गए होंगे। तो आप ये जानते होंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करना ना भूलें, इसको ध्यान दीजिएगा। और लाइक भी करना है, ये तो जानते होंगे। और सब्सक्राइब लोगों से करवा के आगे बढ़ें, जिससे ये मेरा मनोबल बढ़ता रहे कि और मैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला और आपको पढ़ाता रहूं। ये आपका कर्तव्य है, आपसे कुछ इसे ध्यान दीजिएगा। मैं आप ही के लिए खासकर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो आपका फर्ज और कर्तव्य है उसको पूरा करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।